आज के लेक्चर के अंदर हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीजर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रोसीजर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब डिस्कस किया है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स यानी मॉड्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं। दोनों का एज अ होल मॉड्यूल्स भी कहा जाता है या सब रूटीन्स भी कहा जाता है, ठीक है। फंक्शंस इज ऑलरेडी डन, विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर दोनों कर लिए। अब हम आते हैं प्रोसीजर्स की तरफ, ठीक है। अब हम आते हैं किस तरफ? प्रोसीजर्स की तरफ, ठीक हो गया। तो प्रोसीजर्स और फंक्शंस, इनको एज अ होल क्या कहा जाता है? सब रूटीन कहा जाता है। प्रोसीजर और फंक्शन को एज अ होल क्या कहा जाता है? सब रूटीन कहा जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सब रूटीन कहें या मॉड्यूल कहें एक ही बात है। सब रूटीन कहें या मॉड्यूल कहें एक ही बात है, क्योंकि ये जो इनका मेन फायदा ये होता है कि इनका कोड इस तरह से बनाया जाए कि इसको बार बार जब भी किसी को भी जरूरत हो वो इसको कॉल करे और इसके कोड की किसका फायदा उठा सके। तो जब कभी आपको कोई ऐसा सेट ऑफ कोड नजर आ जाता है जिसको आप सोच सकते हैं कि इसकी रीयूजेबिलिटी भी डेवलप की जा सकती है, ये बार बार इसको कॉल किए जा सकते हैं, इसके कोड का इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको हम सेट ऑफ या अलग कोड बना के लिख देते हैं, ठीक है, और उसका एक नाम रख देते हैं। और जब जब उसकी जरूरत होती है उसको कॉल कर लेते हैं एक जनरलाइज तरीके के साथ, ठीक है ना। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ, एक हम प्रोग्राम करा लेते हैं जिसमें एक मेन्यू प्रिंट करते हैं और मेन्यू प्रिंट करने के बाद यूजर की चॉइस की बेस के ऊपर कोई एक काम करते हैं या अदरवाइज दूसरा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तवज्जो रखें, लेट्स से एक मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के अंदर एक जनरल सा लेआउट मैं आपको बताता हूं। डिक्लेयर लेट्स से चॉइस एज इंटीजर, और यहां पे आप कराते हैं इनपुट चॉइस, ठीक है, इनपुट चॉइस कराते हैं। बल्कि इनपुट चॉइस भी नहीं कराते, पहले आप क्या कराते हैं, यहां पे कॉल आप करा लेते हैं किसको? मेन्यू को कॉल कराते हैं, ठीक है। और मेन्यू एक और प्रोग्राम है, एक और प्रोसीजर है जिसमें आपके सामने एक प्रिंट वाली सारी चीज आ जाएगी, ठीक है। और यहां पे आप कराते हैं इनपुट चॉइस करा लेते हैं, ठीक है। इफ चॉइस इक्वल टू 1, देन फॉर एग्जांपल अगर चॉइस 1 की इक्वल हो जाए तो कॉल माय प्रोसीजर 1, else if choice equal to 2, then call my procedure 2, else output exit, and if until choice is not equal to 1 and choice is not equal to 2। 1 या 2 के अलावा कोई भी चॉइस हो तो वो आउट हो जाएगा। 1 या 2 होगी तो बार बार क्या करता रहेगा? लूप लगाता रहेगा और चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मेन प्रोग्राम है ये एंड भी हो जाएगा। यहाँ पे ये मेन प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड भी हो जाएगा। और सबसे पहले एक मेन्यू प्रिंट होगा, मतलब ये मेन प्रोग्राम का कोड है। ये किसका कोड है? मेन प्रोग्राम का कोड है। मेन प्रोग्राम के साथ बाहर क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर
मेन्यू, प्रोसीजर मेन्यू, आउटपुट मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई है। लेट्स से टाइप 1 आउटपुट, टाइप 1 फॉर एग्जांपल टू एंटर स्टूडेंट मार्क्स, टाइप 1 टू टाइप 2 to enter या to process student marks, to process student marks, type any other button to exit, type any other digit to exit। ठीक है ये बात क्या नहीं। और यहां पे आउटपुट करें एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाए, ये वाला प्रोसीजर एंड हो जाए। जैसे ही ऊपर से चलेगा सबसे पहले किसको कॉल जाएगी, मेन्यू को। मेन्यू यहां पे नहीं आपने लिखा हुआ, मेन्यू उधर लिखा हुआ आपने, ठीक है, मेन्यू वहां पे लिखा हुआ है एक प्रोसीजर में, वो सामने डिस्प्ले होगा। दोबारा इसके पास जाएगा चॉइस आएगी। अब चॉइस या तो इनपुट 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, या कोई और डिजिट भी कर सकता है। अगर 1 करेगा तो किसको कॉल जाएगी, माई प्रोसीजर 1 को, 2 करेगा तो माई प्रोसीजर 2 को, 3 एंटर करेगा तो, या कोई भी और डिजिट एंटर करता है तो वो एग्जिट कर जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं। प्रोसीजर माई प्रोसीजर 1 का कोड यहां पे लिखा हुआ होगा, और ये क्या हो जाएगा यहां पे, ये एंड प्रोसीजर। इसी तरह से प्रोसीजर माई प्रोसीजर 2 का कोड यहां पे लिखा होगा, और ये क्या हो जाएगा, एंड प्रोसीजर हो जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, 3-4 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, इस पूरे प्रोग्राम में। एक मॉड्यूल कौन से वाला है, मेन, एक मॉड्यूल हो गया मेन, दूसरा कौन सा हो गया, मेन्यू, ठीक है, तीसरा हो गया माई प्रोसीजर 1, और चौथा हो गया माई प्रोसीजर 2। ठीक है, जिसकी जरूरत थी, जिसकी जरूरत है उसको चॉइस के ऊपर क्या कर लिया, कॉल कर लिया। जिसकी जरूरत है उसको चॉइस के ऊपर क्या कर लिया, कॉल कर लिया। इसके अंदर इसके अपने स्टेप्स लिखे हुए होंगे, इसके अंदर इसके अपने स्टेप्स लिखे हुए होंगे। ठीक है, इस वक्त जो एग्जांपल्स ली गई हैं इनके अंदर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, इनके अंदर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर है, ये विद पैरामीटर्स भी होते हैं, विदाउट पैरामीटर्स भी होते हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। तो जनरल बात क्या है, प्रोसीजर्स दे डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। प्रोसीजर क्या करते हैं, दे डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। बाय द वे मेन्यू को जो सा है ना, हम फंक्शन भी बना सकते थे। अगर क्या करते कुछ चेंजिंग करनी पड़ती तो ये क्या बन जाता, फंक्शन भी बन जाता। कैसे, इसकी जगह क्या आ जाना था, यस और नो, इसकी जगह क्या था, फंक्शन। यहां पे क्या आ जाता, रिटर्न्स इंटीजर आ जाता, रिटर्न्स इंटीजर आ जाता। समझ रहे मेरी बात के नहीं। ठीक है, और यहां पे आप एक डिक्लेयर करते, डिक्लेयर
CH एज इंटीजर, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और आउटपुट एंटर योर चॉइस, यहां पे लिखते हैं आप इनपुट चॉइस के लिए CH, और यहां पर क्या करा देते हैं, रिटर्न CH करा देते हैं, और इसकी जगह क्या लिखा हुआ था फिर, एंड फंक्शन आ जाता है। यस और नो, फर्क समझ आ रहा है कि नहीं। प्रोसीजर हमें रिटर्न नहीं करता, फंक्शन हमें क्या करता है, रिटर्न करता है। फिर हमें यहाँ पे इनपुट चॉइस कराने की जरूरत ना होती। बात समझ आ रही है कि नहीं। ये लाइन फिर कैसे चेंज हो जानी थी, ये लाइन कैसे चेंज होती, ये होती है इस तरह से, चॉइस इज इक्वल्स टू, चॉइस यहाँ पर है ना, इनपुट नहीं कराएंगे फिर हम, ये कमेंट बन जाएगा, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। तो क्या कैसे लिखा जाता है, चॉइस इज इक्वल्स टू, चॉइस इज इक्वल्स टू मेन्यू। क्लियर हो रही है मेरी बात, सबको समझ आ रही है, गर्ल्स आप लोगों को आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, चॉइस इज इक्वल टू व्हाट, मेन्यू। मेन्यू में क्या है, अब ये फंक्शन है जो कि एक वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और वो वैल्यू किसके पास जाएगी, चॉइस वाले वेरिएबल के पास जाएगी। और वो किसने रिटर्न किया है, यहाँ पर इस वेरिएबल ने इनपुट किया, और ये यहाँ से क्या हो गया, फिर रिटर्न हो गया। मेन्यू को जिसने कॉल किया था उसको रिटर्न होगा, कॉल किसने किया था, चॉइस ने किया था इसको, तो वो वैल्यू किसके पास आ जाएगी, फिर इसके पास आ जाएगी। और कंडीशन लगी हुई भी किसके ऊपर है, चॉइस वाले वेरिएबल के, वो 1 और 2 ना हो, उसके अलावा जो मर्जी हो जाए, 1 एंड 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी हो तो एग्जिट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो के एग्जिट कर जाएगी। 1 होगा या 2 होगा तो ये बार बार क्या करेगा, चलता रहेगा। तो ये एक जनरल सा एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है पासिंग पैरामीटर्स टू द फंक्शन, टू द प्रोसीजर। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, पासिंग पैरामीटर्स टू द प्रोसीजर, पासिंग पैरामीटर्स टू द प्रोसीजर, ठीक है। दो तरीके हैं प्रोसीजर्स के अंदर पैरामीटर्स पास करने के। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं, फिर यहां पे क्या आता है, आइडेंटिफायर ऑफ प्रोसीजर, फिर यहां पे क्या आ जाती है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आ जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं। ये जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है ये दो तरह से डिफाइन हो सकता है, ठीक है, या तो बाय रेफ करके या तो बाय वैल करके। बाय रेफ स्टैंड्स फॉर बाय रेफरेंस एंड बाय वैल स्टैंड्स फॉर बाय वैल्यू। लिखा इनको इकट्ठा ही जाता है, ठीक है, लिखा इनको किस तरह से जाता है, इनको इकट्ठा ही लिखा जाता है। बाय रेफरेंस में क्या होता है, actual value of the variable changes when any variable is declared by reference या passed as parameter by reference। क्योंकि आपने जब फंक्शंस में लिखा था ना, you never said के जब आप फंक्शन की अपनी इंटरनल यहाँ पर जब पैरामीटर्स लिखते तो आपने कभी बाय रेफ और बाय वैल यूज नहीं किया। ये पैरामीटर्स का बाय रेफ या बाय वैल होना प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बात के नहीं। तो प्रोसीजर्स के अंदर जब आप लिखते हैं ना बाय रेफ, उससे ये फर्क पड़ता है कि जो वेरिएबल, जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स होते हैं ना, उस प्रोसीजर के अंदर उस कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज होती है तो जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट जिस पैरामीटर से पास हुआ था वो एज एन आर्गुमेंट, उसकी भी वैल्यू चेंज हो रही होती है। यहां पे अगर आपने x था और यहां पे आपने a बोल दिया, लेकिन a को बोला बाय रेफ, x और a एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस प्रोसीजर की बॉडी के अंदर a अगर खुद को चेंज करता है, नेचुरली फिर x भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ये रेफरेंस में मेमोरी के एड्रेसेस यूज हो रहे होते हैं। एड्रेस बताया जाता है कि जिस एड्रेस पर काम करना है,
बात समझ आ रही है कि नहीं? बाय वैल में क्या होता है, कॉपी बनती है इसी डेटा की। अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे बाय वैल a किया है आपने, तो a क्या होगा, x की अनदर कार्बन कॉपी बनेगी। तो a के ऊपर जो तब्दीलियां आएंगी वो x को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो इसीलिए जब कभी भी आप चाहते हैं कि आपका जिसने कॉल किया था, जहां से कॉल आई थी और उसमें जो वेरिएबल्स लिखे हुए थे वो भी चेंज हो, कॉलिंग सब रूटीन में भी वैल्यूज चेंज हो, तो बाय रेफ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो कॉल कर रहा है उसमें वैल्यूज तब्दील ना हो, बाय वैल यूज कर लेना। तो बाय वैल में कॉपी बन जाती है, बाय रेफ में कॉपी नहीं बनती, वही वैल्यू यूज हो रही होती है। यानी कि वो वैल्यू कैसे यूज होगी, अब जब फंक्शन में या प्रोसीजर में बाय रेफ जब आप करेंगे तो उसमें वैल्यू नहीं दी जाती, बताया जाता है कि ये एड्रेस है, वहां पर जाओ, वहां से वैल्यू उठाओ। उस वेरिएबल का, उस पैरामीटर का, उस आर्गुमेंट का जहां से कॉल जनरेट हुई है उसका एड्रेस बता दिया जाता है। तो फ्लो डायरेक्टली उस एड्रेस पर जाके वैल्यू फेच करता है और सारी तब्दीलियां उसी में कर रहा होता है, कोई कॉपी नहीं बनाता। ओरिजिनल वैल्यू इज यूज्ड, ओरिजिनल वैल्यू इफ इट इज अपडेटेड, नेचुरली आपकी जो पेरेंट, आपका जो बॉडी है उसमें भी वो वैल्यू चेंज नजर आएगी फिर रेफरेंस में, ठीक है। तो बाय रेफरेंस चेंजेस द वैल्यू इन द मेन प्रोग्राम। Changes the value in the main program, because memory address is referred या used, because memory address is referred या used। मेमोरी एड्रेस ऑफ पैरामीटर लिख रहे हैं, मेमोरी एड्रेस ऑफ पैरामीटर इज रेफर्ड या यूज्ड, ठीक है बात के नहीं। और बाय वैल में क्या होता है, बाय वैल में क्या होता है, नो चेंज ऑन द पेरेंट वैल्यूज, इट मेक्स अ कार्बन कॉपी ऑफ द पैरामीटर, मेक्स अ कार्बन कॉपी of the parameter, इसमें no change on the parent parameter, makes a carbon copy of parameter, and any change in the procedure does not affect any change in the procedure, any change in the value of variable in the procedure, यहां पे मैं इसका सही करके लिख लेता हूं, and any change in the value of variable does not affect the value in the value of variable in the main program, does not affect the value of variable in the main प्रोग्राम। तो यह कहा जा सकता है वेरिएबल्स लोकल होते हैं, वेरिएबल्स या पैरामीटर्स आर लोकल वेरिएबल्स। मतलब अगर उस वेरिएबल में कोई चेंजिंग आती है, उसमें कोई तब्दीली अगर आ जाए, मेन प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका स्कोप उधर ही तक होता है बाय वैल का, ठीक है। वो सिर्फ क्या करती है, कॉपी बना के उसको यूज कर रही होती है। बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉपी तो चले बन जाती है लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू यूज हो रही होती है, समझ आ रही है।
Any change in the procedure causes change on the calling parameters also. Any change in the procedure causes changes on the calling procedure also. ठीक है, जो कॉल कर रहा है उसके ऊपर भी चेंजेस आ जाती हैं. मतलब मेन प्रोग्राम से अगर कॉल जनरेट हुई है तो वहां के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज भी चेंज होंगी. ठीक है. Changes in the values of parameter in the procedure body. Procedure body मतलब procedure के अंदर. ठीक है. Changes in the values of parameter in the procedure body, in the procedure, causes the corresponding parameters in the calling module also changes likewise. Changes in the values of parameter in the procedure causes the corresponding parameters in the calling module to change likewise. ठीक है जी जी. ठीक है, ये लिख लें. एग्जाम्पल इसको किस तरह से यूज कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे किया जा सकता है. वही तरीका है प्रोसीजर. लेट्स से नाम क्या है उसका, टेस्ट. बायवेल एक्स as integer comma by val x as integer by ref y as y भी integer. ठीक है ये बात कि नहीं. तो इसका मतलब ये है x. अच्छा, अब कॉल इसको किसने की हुई है, मेन प्रोग्राम है. अच्छा सुन ले, मेन प्रोग्राम है, यहां पे वैल्यूज चल रही है. ठीक है, यहां से कॉल गई हुई कैसी, x कोमा y नहीं यूज करते, इधर a कोमा b यूज कर लेते हैं. क्या यूज करते हैं, a कोमा b यूज कर लेते हैं. अब एक और रिस्पॉन्ड. अच्छा मैं बंद भी कर लेता हूं इसको, एंड मेन भी कर दिया. ठीक है, इसको चेंज भी कर दिया. एक और रिस्पॉन्ड कर रहा है किसको, x को. b की वैल्यू किसको, y को. b किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, y को कर रहा है. ठीक है बात के नहीं. तो इसका क्या मतलब है, a की वैल्यू किसके पास जाएगी, x के पास, और b की वैल्यू कौन यूज करेगा, y यूज करेगा. y b की एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेगा, x विल मेक अ कॉपी ऑफ a. तो क्यों कि x की नेचर कैसी है, तो यहां पे हम लिखेंगे x will use the copy of a, x will use the copy of a, y will use b, value of b, copy of b नहीं. Any changes in x does not cause any change in y, a, but any change in y will cause b to change. इस मेन प्रोग्राम में b चेंज हो जाएगा. हालांकि आपने b चेंज नहीं किया, आपने अपने प्रोसीजर में y को चेंज किया है, लेकिन y कैसे रेफरेंस है.
वैल्यू में क्या होता है, कॉपी बन जाती है। तो आप लिख लें साथ, x will use the copy of a, that is changes in x, changes in value of x does not affect a, that is changes in value of x does not affect a, does not affect a। बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसी का, y will not use the, ये क्या यूज कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, कॉपी यूज कर रहा है, will use actual b, वैल्यू ऑफ b भी नहीं, will use actual b, लफ्ज ही मैंने स्ट्रिक्ट कर दिया, वैल्यू ऑफ b भी नहीं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक्चुअल b को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। एंड एनी चेंजेस इन y, b में चेंजेस y को नहीं चेंज करेंगे, y में चेंजेस b को चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि y बाद में क्रिएट हुआ, y चाइल्ड है, तो y क्या करेगा, y उसको रेफर कर रहा है एड्रेस के तौर के ऊपर, क्योंकि मेमोरी में एक एड्रेस है तो वो y उसी एड्रेस को यूज करेगा। अगर मेन मेमोरी बनाई जाए, मेन मेमोरी में ऐसी ढेर सारी स्लॉट्स हैं, ये a की है, ये b की है, समझ आ रही है। अब x के केस में क्या होगा, कोई और एड्रेस बन जाएगा, अगर इसके पास 5 है, इसके पास 10 है, x के पास भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x के पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि क्या बन गई, दिस इज कॉपी ऑफ a, समझ आ रही है कि नहीं। y क्या होगा, y यही होगा, ये b भी होगा और यही y भी होगा। Any changes in y will cause the b to change in the main program, ठीक है ये बात कि नहीं। y will use actual value b, actual b, and any changes in y will change b as well, that is y uses the same memory address of b, समझ आ रही है बात कि नहीं। किसको समझ नहीं आई यहां तक बात, क्लियर हो गया। सवाल पूछे, सवाल पूछे। फंक्शंस में नहीं होता ये, ठीक है, फंक्शन इज सिर्फ आंसर देता है, रिटर्न करता है, ठीक? हाँ वो कह सकते हैं बाय वैल होता है। अच्छा, ये एक सवाल इनका एक और जगह में भी जाता है कि जब आपने बाय वैल और बाय रेफ नहीं यूज किया था आज से पहले तक, तो फिर क्या होता है, फिर वो नेचुरली बाय वैल यूज हो रहा होता है, कॉपीज बन रही होती है, उनकी कॉपीज तब्दील होती है, ठीक है, और वो मेन प्रोग्राम में या जहां से उनको कॉल गई थी उनकी वैल्यूज पे फर्क नहीं डालती, मतलब कह लें बाय डिफॉल्ट बाय वैल ही चल रहा है, बाय डिफॉल्ट बाय वैल ही होता है। बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस seen in the past paper, it's a good practice to write by val or by ref, समझ आ रही है। एंड समटाइम he uses certain words कि आपका प्रोसीजर में भी जो वैल्यूज अगर चेंज हो तो मेन प्रोग्राम में भी चेंज हो, तो उन वेरिएबल्स को, उन पैरामीटर्स को, उन एट्रीब्यूट्स को आप बाय रेफ कर देना, जिसमें यू वांट योर वैल्यूज टू बी चेंज्ड इन द मेन प्रोग्राम एज वेल, चेंज देम इनटू बाय रेफ। इफ यू डोंट वांट द वैल्यूज टू बी चेंज्ड, लोकल वेरिएबल्स होंगे वो बाय वैल होंगे। तो जो बाय रेफ है, इट रेफर्स टू एड्रेसेस, और ये कहा जा सकता है कि एक ग्लोबल वेरिएबल जैसा बिहेवियर है इसका, यानी ग्लोबल वेरिएबल की जिस मर्जी जगह चला जाए उसकी वैल्यू चेंज हो तो वो नेचुरली पूरे हर जिधर भी इस्तेमाल करेंगे वो चेंज्ड वैल्यू ही इस्तेमाल होगी, ठीक है ये बात कि नहीं। नहीं ठीक तो बताएं, नहीं ठीक, ठीक है, ईमान सही है। इसके भी क्वेश्चंस करते हैं हम, क्या ख्याल है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स विल मेक इट आवर हैबिट
कि पैरामीटर्स को बाय वैल या बाय रेफ ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके वो क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रोसीजर से ही हम अभी मॉड्यूलर अप्रोच से ही हम करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं जिसमें प्रोसीजरल अप्रोच हो सब समझने के लिए, एक पूरे इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम हम सॉल्व करते हैं जो यूजर से 2 वैल्यूज लेगा, 2 नंबर्स लेगा और एक वो सिंबल लेगा एज अ मल्टीप्लाई कराना है, प्लस कराना है, डिवाइड कराना है या सबट्रैक्ट कराना है। और हर एक के लिए हम एक अलग मॉड्यूल बनाएंगे, ऐड करने का अलग मॉड्यूल होगा, सबट्रैक्ट करने का अलग मॉड्यूल होगा, मेन्यू के लिए अलग मॉड्यूल होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का अलग होगा और डिवाइड का हम एक अलग बना लेंगे, ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं। और एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करा लेता हूं, डिक्लेयर रिजल्ट एज रियल। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है हमारा, ये कैसा वेरिएबल है, इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। और इसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, अपना मेन प्रोग्राम हम शुरू कर देते हैं, मेन प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। और मेन प्रोग्राम में सबसे पहले हम कॉल करते हैं किसको, मेन्यू को कॉल करते हैं, मेन्यू को। मेन्यू क्या करेगा, मेन्यू आपको बताएगा जी आप अगर ऐड करना चाहते हैं 2 नंबर्स को तो प्लस एंटर करें, माइनस करना चाहते हैं तो माइनस का साइन करें, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एस्टेरिक दबाएं, अदरवाइज डिवाइड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, ठीक है। 4 फंक्शंस का हम एक मेन्यू बनाते हैं। और अगर आपने एग्जिट करना है तो एन दबा दें, एग्जिट करना है तो क्या कर दें, एन दबा दें, ठीक है। क्लियर है मेरी बात के नहीं। हम क्या करेंगे फिर उसके बाद, जैसे ही मेन्यू आ जाएगा, मेन्यू प्रिंट हो जाएगा, मेन्यू प्रिंट होने के बाद, मेन्यू प्रिंट होने के बाद हम इनपुट ले लेते हैं उससे, क्या चीज, 2 नंबर्स हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, ये बात के नहीं, 2 नंबर्स हम उससे इनपुट ले लेते हैं, बल्कि 3 नंबर्स हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर 1, एक सेकंड नंबर और एक उसका सिंबल जो उसने काम कराना है उससे, ठीक है, ये बात के नहीं। तो हम यहां पे डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर ए कोमा बी एज integer and declare symbol as character, symbol as character, ठीक है। और यहां पे हम करा लेते हैं इनपुट ए कोमा बी, 2 नंबर्स, ठीक है, ए कोमा बी और इससे पहले, बल्कि इनपुट ए कोमा बी से पहले इनपुट कैरेक्टर, चूंकि मेन्यू जैसे ही आएगा वो कहेगा जी एंटर प्लस फॉर एडिंग 2 नंबर्स, एंटर माइनस फॉर सबट्रैक्टिंग 2 नंबर्स, इस तरह। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, इनपुट सिंबल हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हम यहां से कॉल कर देते हैं किसको, कॉल माई चॉइस ए कोमा सिंबल बी, ए बी और बी बी, माई चॉइस ए बी एंड सिंबल, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, मेन प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड में। और पहला कौन सा वाला प्रोसीजर आएगा, मेन्यू का, पहला प्रोसीजर कौन सा आएगा, मेन्यू का प्रोसीजर, मेन्यू लिखा होगा। अब मेन्यू में क्या होगा, एंटर प्लस टू ऐड 2 numbers, output enter minus to subtract 2 numbers, enter asterisk to multiply 2 numbers
enter divide this sign to divide two numbers, to divide two numbers. ठीक है ये बात क्या नहीं? और आ जाएगा आउटपुट enter n to exit menu, enter n to exit menu या फ्रॉम प्रोग्राम. जी ये अब मेन प्रोग्राम से आउट हो चुका है. एंड मेन आफ्टर नाउ टू एग्जिट प्रोग्राम. ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? एंड प्रोसीजर. यहां पे क्या हो जाएगा? एंड प्रोसीजर. ठीक है ये बात क्या नहीं? यहां पे क्या हो जाएगा? एंड प्रोसीजर. किसकी जगह? हाँ, अगर 3 नंबर्स को ऐड करना हो तो 3 किसको? अभी फिलहाल सिर्फ लेआउट समझना हो तो आपकी अपनी तो सिर्फ लेआउट समझना है कि काम किस तरह से हो रहा है. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद क्या है? माय प्रोसीजर जैसे ही यहां से मेन्यू जाएगा इसके पास 3 चीजें इनपुट होंगी, सिंबल ए और बी. फिर किसको कॉल जाएगी? किसको कॉल जाएगी? माय चॉइस को. अब प्रोसीजर माय चॉइस है. प्रोसीजर माय चॉइस बाय वैल num1 भी क्या है? इंटीजर. बाय वैल num2 भी क्या है? इंटीजर. num2 भी क्या है? इंटीजर. और इसी तरह से बाय वैल सिंबल क्या है? कैरेक्टर. बाय वैल सिंबल क्या है? कैरेक्टर. यहां पे लग जाएगी रिपीट की स्टेटमेंट. रिपीट की स्टेटमेंट केस ऑफ सिंबल केस किसका आ जाएगा? केस ऑफ सिंबल. ठीक है, एक प्लस का, मल्टीप्लाई का, माइनस का और डिवाइड का. प्लस का आएगा तो कॉल किसको करेगा? एडिशन को. वैल्यूज क्या पास होंगी उसमें? num1 कोमा num2. कॉल किसको जाएगी? एडिशन को. num1 कोमा num2, या इसको कह लें ऐड कह लें बेशक. किसको कॉल जाएगी बताएं? कॉल जाएगी सब्ट्रैक्ट को. अब नोट करें मैं क्या कर रहा हूं. सॉरी, ठीक है कर देता हूं. नोट करें, यहां से इस प्रोसीजर के पास आया, इस प्रोसीजर उतर गया. अब एक और प्रोसीजर में आया, प्रोसीजर के अंदर से एक और प्रोसीजर को भी कॉल चली गई है. ठीक है, कॉल मल्टीप्लाई. और यहां से ये खुद क्या है? इटसेल्फ एक प्रोसीजर है. इटसेल्फ क्या है? ये प्रोसीजर. यहां से फिर एक और कॉल जनरेट हो गई है. ठीक है, num1 कोमा num2, इधर से एक कॉल जनरेट हो जाएगी. num1 कोमा num2. डिवाइड कर लिया. ठीक है, हम कर सकते हैं. आप सिर्फ इस बात को समझें, हम लेआउट समझ रहे हैं. मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जस्ट लेआउट समझ रहे हैं. किससे किसको कॉल जा सकती है, कैसे जा सकती है, किसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. प्रैक्टिस के लिए तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इसीलिए उसने भी कुछ और कहा था ना कि अगर हम यूं कर लें, अगर यूं कर लें, वेरिएबल ज्यादा हो जाए, कम हो जाए. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजरल अप्रोच समझा रहा हूं सिर्फ. ठीक है, ऑल्दो इट्स गेटिंग अ लिटिल लेंथी. मुझे पता है कि मैं बहुत शॉर्ट करके कर सकता हूं इसको.
जानबूझ के सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ। प्रोसीजर्स आपको एक चीज दे, वो गारंटी करते हैं, किसकी? रीयूजेबिलिटी की। किसकी? रीयूजेबिलिटी की। क्योंकि कोड जनरलाइज करके एक जगह पे लिख दिया होता है, एक नाम रख दिया होता है, बार बार कॉल करते रहे उसको जब जब जरूरत पड़ रही है। बेटा मैं मिटा दूं इसको, प्रोसीजरल अप्रोच कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मिटा दूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाए। हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, ये किससे किसको कॉल जा सकती है, ये कोई सवाल नहीं है। नीदर आई विल या यू विल बी डूइंग दिस, हम सिर्फ एक अप्रोच समझ रहे हैं, ठीक है, एक लेआउट समझ रहे हैं। लेआउट समझ, प्रोटोटाइप जिसको कह सकते हैं आप, ये प्रोसीजर का यूज कैसा है, क्योंकि अभी पहला प्रोग्राम चल रहा है। पहले तो मैं लाइनें लगा देता ना, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अभी यूं हो रहा है, इसमें सिर्फ फ्लो देखना है कि फ्लो कहाँ से किधर तक जा सकता है, वापस कैसे रिटर्न होता है। अदरवाइज चले आप अपनी मर्जी से बना लें, फिर इसको यूं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है इसको। हाँ तो अब ऑब्वियसली इसको दो तरह से कर सकते हैं। जब आप अपने इस प्रोसीजर की बॉडी लिखेंगे, वहां पे ही आप आउटपुट कर सकते हैं, वहां पे आप रिजल्ट निकाल के उधर ही आउटपुट कर लें, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है कैसे जनरेट करा दिया एज ग्लोबल। तो आप जब वहां पे भी रिजल्ट में सेव करवाएंगे तो वो रिजल्ट में ही आ रहा होगा वो, ठीक है बात। इवन आप यहाँ पर भी जब कॉल ऐड कर लिया ना, वहां पे रिजल्ट निकल आएगा, आउटपुट उधर ना करा, आउटपुट उधर करा लें। क्या ख्याल है, ठीक है ये बात के नहीं? और रिजल्ट को ग्लोबली आप क्या कहते हैं, रिजल्ट को ग्लोबली क्या कहते हैं, वो जीरो हो गया, ठीक है। आप यहां पर भी जैसे कर दिया ना, मिसाल ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, इफ चॉइस इक्वल टू n then output थैंक यू बाय कर दिया, एल्स में क्या कर दिया, रॉन्ग ऑप्शन, एंटर अगेन कर दिया, एंड इफ एंड केस until choice equal to n। जब वो n एंटर करे सिर्फ तभी एंड करेगा, अदरवाइज फिर ऊपर लेके जाएगा उसको। समझ आ रही है बात कि नहीं? एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं? यहां से ऐड होगा तो एक और प्रोसीजर की तरफ कॉल जाएगी, क्योंकि प्रोसीजरल अप्रोच करा रहा हूं। कर सकते हैं आप, n को यहां पर भी ला सकते थे, केस के अंदर केस भी आ सकता है, केस के अंदर इफ भी आ सकता है, इफ के अंदर केस भी आ सकता है, ठीक है। अब जो एडिशन वाला एक प्रोसेस कराता हूँ, फिर आगे आप खुद समझ जाना, ठीक है। ऐड करा देता हूँ, आगे खुद कर लेना, ठीक है। मतलब खुद करने का मतलब क्या है कि इसको सिर्फ समझ लें, ये कोई स्टैंडर्ड सवाल नहीं, ये मेरा अपना जाती जनरेटेड सवाल है, जो क्लास में भी खड़े खड़े मेरे जहन में आ रहा है, मैं इसको चलाता जा रहा हूँ। आप लोग शायद वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे मेरे आइडियाज से कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोसीजरल अप्रोच समझाना चाह रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? प्रोसीजरल अप्रोच, मैं फंक्शंस को नहीं बीच में इन्वॉल्व कर रहा, जानबूझ के नहीं फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा, कि जस्ट प्रोसीजर्स को समझ लें। जब हम अपनी अगले सवाल कराएंगे उसमें प्रोसीजर और फंक्शन मिक्स करके भी पढ़ाऊंगा, मुझे पता है ये एक मैथमेटिकल काम है, इसमें फंक्शंस की जरूरत पड़ रही है। बहुत इजीली आप उसमें एक इफ की कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन प्रोसीजर एज अ होल क्या करते हैं, प्रोग्राम को, मेन प्रोग्राम का कोड शॉर्ट कर देते हैं, मेन प्रोग्राम की लॉजिक को शॉर्ट कर देते हैं। एक्चुअल लॉजिक आउटसाइड द मेन कैरी हो रही होती है, मेन के अंदर सिर्फ नेसेसरी स्टेप्स लिखे हुए होते हैं, फंक्शंस या प्रोसीजर्स की कॉल्स लिखी हुई होती हैं बेस्ड अपॉन द चॉइस ऑफ द यूजर। नाउ द मेन्यू प्रोग्राम, द मेन्यू प्रोसीजर, ये सेपरेटली भी बन सकता था, नहीं बनाना था, यही पूरी चीज कॉपी पेस्ट करके मेन प्रोग्राम के अंदर भी आउटपुट की जा सकती थी, और वहां पर ही उससे आप ले सकते थे, क्या नाम है, इनपुट ले सकते थे। लेकिन हमने कहा हर एक छोटी छोटी चीज को भी हम अलग करके लिख लेते हैं, छोटी छोटी चीज को भी हम अलग करके लिख लेते हैं। जैसे आप लोग नहीं करा रहे थे, क्या नाम है उसका, एक पैटर्न था आप लोगों का, ये वाला पैटर्न था कि नहीं था, एक ही वाला पैटर्न था ना। इस पैटर्न के अंदर
इस पैटर्न के अंदर, एक सेकेंड, अगर प्रोसीजरल अप्रोच की जाती, कैसे कर रहे थे आप? फिर पहले सबसे पहले क्या करते थे? इनपुट वैल्यूज करते थे, फिर आप सेट वैल्यूज करते थे। याद आ रहा है कि नहीं? किसकी? सेंटर पॉइंट सेट करते थे, मिड वैल्यू सेट करते थे ना, रोज एंड कॉलम्स आप उसकी सेट करते थे। इस तरह के पैटर्न्स के अंदर जब आप ऑड नंबर एंटर करते थे, रिमेंबर हम ये जो पैटर्न प्रिंट करते थे उसमें क्या होता था? सबसे पहले आप क्या करते थे? कॉल करते थे किसको? अब उसको अगर प्रोसीजरल अप्रोच से किया जाए, सबसे पहले क्या कॉल होगा? सेट वैल्यूज। सेट वैल्यूज में क्या होगा? अप्रोप्रिएट इनपुट्स एंड सिंबल्स को वैल्यूज देना और स्पेसेस को वैल्यूज देना। ऐसा था कि नहीं था? इनिशियल वैल्यूज, इनिशियलाइज करना। फिर आप क्या करते थे उसमें? यही काम रिपीट करते थे। किसके लिए? सबसे पहले आउटपुट करते थे किसको? स्पेसेस को। फिर किसको आउटपुट करते थे? सिंबल। आउटपुट किसको करते थे? सिंबल को। पहला काम क्या होता था? आउटपुट स्पेस। नहीं, मैं यू लिख लेता हूं, इसको भी फंक्शन बना देते हैं, मतलब इसको भी वो कर देते हैं। किसको कॉल जाती थी? आउटपुट स्पेसेस वाला कोड अलग करके लिख सकते हैं। स्पेसेस आउटपुट हो गई, फिर किसको आउटपुट करते थे? सिंबल को। फिर कॉल किसको जाती थी? आउटपुट सिंबल को कॉल जाती थी। फिर क्या होता था? अगली लाइन में आता था ना, अगली लाइन में आके एडजस्ट वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट रो होती थी ना, ऐसा ही होता था कि नहीं? इवन फिर यहां पे क्या होगा? एडजस्ट वैल्यूज फॉर नेक्स्ट रो। ये प्रोग्राम आपने किया हुआ ऑलरेडी, ये प्रोग्राम आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन नॉन मॉड्यूलर अप्रोच से किया हुआ था। लेकिन किस अप्रोच से? नॉन मॉड्यूलर अप्रोच से किया था, एक ही प्रोग्राम में। लेकिन इसमें रिमेंबर हम लोग वो वाला जो कर रहे थे, सिंबल इज इक्वल टू सिंबल प्लस 2 करते थे, स्पेस इज इक्वल टू स्पेस माइनस 1 करते थे। मन कैसर स्पेस इज इक्वल टू, रिमेंबर के नहीं? वो क्या होती थी? एडजस्ट करते थे वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट रो के नहीं। और कब तक होता रहता था ये? कब तक होता रहता था? जब तक, until if you remember those variables, number of symbols बढ़ ना जाए। किससे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल से, जो आपने इनपुट किया होता था। नंबर ऑफ सिंबल्स जब तक बढ़ ना जाए। किससे? यहां पे जितने सिंबल्स आपने क्या किए होते थे? इनपुट किए होते थे, नम से। नम था ना आपका, या मैक्स नम था? वेरिएबल का नाम क्या था? मैक्स नम था। जब तक ये किससे बढ़ ना जाए? मैक्स नम से बढ़ ना जाए। अब वो काम कितना आसान था, लेकिन मेन प्रोग्राम में सिर्फ क्या लिखा होगा? बस ये चंद बातें। मेन प्रोग्राम में जस्ट ये चंद बातें लिखी हुई होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब वहां पे सबसे पहले किसको जाएगा? कॉल सेट वैल्यू। अब सेट वैल्यू प्रोसीजर के पास जाएगा, उसमें क्या लिखा होगा? इनपुट नम रिपीट अंटिल नम मॉड 2, नम मॉड 2 इज इक्वल टू 1, कि वो ऑड नंबर एंटर करे। वो समझ आ रही बात है कि नहीं? जैसे ही इसके पास आएगा, अच्छा उधर एक और भी सेट वैल्यूज भी करेगा। सेट वैल्यूज किसकी? नंबर ऑफ सिंबल्स की और स्पेसेस की वैल्यू को सेट करेगा। बात समझ आ रही है? स्पेसेस, और स्पेसेस पहले कितनी थी? मिड पॉइंट -1, और सिंबल्स कितने थे? 1। ऐसा ही था कि नहीं? जब हमने 9 एंटर किया था, रिमेंबर मिड पॉइंट था उसका 5, तो पहली रो में 4 स्पेसेस प्रिंट होनी चाहिए। तो हम स्पेस को सेट कर रहे थे किस तरह? स्पेस इज इक्वल टू मिड पॉइंट -1 करके। 11 अगर एंटर करेगा तो 6 विल बी द मिड पॉइंट, तो 5 स्पेसेस होंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो मिड पॉइंट -1 विल बी द सेटिंग ऑफ द स्पेसेस। ठीक है। फिर इसी तरह से हम सिंबल की वैल्यू देते थे 1, वेरिएबल नंबर ऑफ सिंबल्स को 1 कहते थे। तो एंड पे क्या होता था? नंबर ऑफ सिंबल्स अगर ग्रेटर हो जाए किससे? किससे? मैक्सिमम से, मैक्स नम से। ठीक है, तो आउट हो जाए, उससे खत्म हो जाए। यानी कि पहले 1 था, अब दोबारा से जब आएगा आउटपुट क्या हो जाएगा? स्पेसेस। एडजस्ट वैल्यूज फॉर नेक्स्ट रो में क्या होता था? कि स्पेसेस अपने आप को क्या करेंगे? कम करेंगे। सिंबल्स अपने आप को क्या करेंगे? 2 बढ़ा देंगे। याद आ रहा है कि नहीं? +2 कर देते थे। अगर सिंबल्स बढ़ के मैक्स नम से भी बड़े हो जाएं, कहानी क्या कर दो? फिनिश। अदरवाइज क्या करो? ऊपर जाओ, फिर आउटपुट स्पेसेस। अब स्पेसेस एडजस्ट वैल्यूज ने कम कर दी थी, अब इसके लिए क्या होगा? एक फॉर लूप लगेगा। कहां तक चलेगा वो? 1 से लेके स्पेसेस तक चलेगा। सिर्फ क्या होगा? आउटपुट स्पेस नेक्स्ट ऑफ आई एंड प्रोसीजर। 2-3 लाइनें लिखी होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि इसका अगर
प्रोसीजर की बात करेंगे, इसका प्रोसीजर कैसा होगा? प्रोसीजर आउटपुट स्पेसेस कॉल जाएगी इसको, वैसे जनरल लेआउट से जनरल सा बता रहा हूं, ठीक। यहां पे क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 1 2 स्पेसेस लूप चलेगा, क्या होगा, आउटपुट स्पेसेस होंगे, समझ आ रही है, आउटपुट क्या होंगे, स्पेसेस होंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट i, और क्या हो जाएगा, एंड प्रोसीजर हो जाएगा, कहानी खत्म। ये किसका आ गया कोड, एक प्रोसीजर का कोड आ गया, बस सिर्फ क्या हुआ उसके अंदर, आई से लेके जितनी स्पेसेस थी उतने स्पेसेस प्रिंट हुए, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस और 4 स्पेस। फिर जब नीचे आया एक सिंबल प्रिंट होगा, 1 से लेके फॉर आई इक्वल टू 1 2 सिंबल, सिंबल कितना है, 1 है, अभी 1 से 1 तक चलेगा, नीचे होगा आउटपुट। यही इसी तरह का कोड होगा, सिर्फ स्पेसेस के बजाय सिंबल तक चलेगा, और सिंबल क्या होगा, नीचे स्टैटिक, कहानी खत्म। इधर आ जाओ, फिर एडजस्ट वैल्यूज ऑफ नेक्स्ट रो में क्या होगा, स्पेसेस इक्वल टू स्पेसेस -1, नंबर ऑफ सिंबल इक्वल टू नंबर ऑफ सिंबल +2। समझ आ रही बात है कि नहीं? और जब ये फिर से दोबारा से चलेगा, आउटपुट स्पेसेस को कॉल कर लेगा, अब स्पेसेस की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 स्पेसेस होंगी। क्लियर हुई? लाइक उस तरह से भी आप अपने उसको, जो आपकी प्रिंटिंग ऑफ द पिरामिड या पैटर्न था, उसको भी मॉड्यूलर अप्रोच से मैंने बता दिया। इस तरह जनरल लेआउट बता रहा हूँ। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो स्ट्रक्चर, अभी ये प्रोग्राम, इसको आगे मैं डॉट 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 लगा देता हूँ। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, किसी भी काम को जनरली जो सा ना आप इस तरीके से कर सकते हैं, मॉड्यूलर या इस अप्रोच के साथ। वन बेनिफिट लिख लें अपने पास, वन, पहले समझ लें इस बात को। कोई भी प्रोग्राम है ना, अब मैं छोटे से छोटा प्रोग्राम भी आपको कहूंगा एज अ प्रैक्टिस किससे करेंगे, या देखिए कल तक हम फंक्शंस की बातें करते हैं। यस्टरडे आई डिड नॉट टॉक अबाउट, लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड नॉट टॉक अबाउट प्रोसीजर्स, डू यू रिमेंबर? We just talked about functions. Right now, I'm not talking about function. I'm just talking about what? Procedure. No matter what the case is, I am doing it using procedure. Clear हो रही मेरी बात की नहीं? Procedure, जैसे आपने कहा ना कि सर वहां पे जो ऐड हो रहा है उसको हम फंक्शन के तौर पे कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा, अगर आप इसको फंक्शन के तौर पे करते हैं तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए जो इसके आंसर को क्या करे, अपने पास स्टोर करे। और ऐड का जो तरीकाकार होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कैसे लिखी हुई जाएगी, फिर फंक्शन ऐड रिटर्न्स व्हाटएवर आंसर। बात समझ आ रही है कि नहीं? 2 मिनट, रिटर्न्स आंसर ऐसे लिखा जाएगा। फंक्शन तो आसान हो जाता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा स्कोप बड़ा कर रहा हूं। बड़ा स्कोप क्या है कि मैंने इसको क्या कर दिया, प्रोसीजर ही रखा इसको मैंने। फिर मैंने कहा अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहां पे क्या कर लूंगा, रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b कर लूंगा। अब रिजल्ट ये लोकल हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है, ग्लोबल है। रिजल्ट क्या है, ग्लोबल। मैं इवन इस प्रोग्राम में भी आके बोलता हूं ना, भला क्या इसको कॉल ही रखते हैं एज अ प्रोसीजर, और यहां पे मैं कहता हूं आउटपुट रिजल्ट, ऑल्दो इस रिजल्ट को कोई नहीं जानता, बट रिजल्ट ग्लोबल है। रिजल्ट क्या है, ग्लोबल है। तो जब आप किसी प्रोसीजर्स को यूज करके एज अ ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, तो वो हर जगह अपनी वैल्यू वही रख रहा होता है जो उसकी करंट वैल्यू चल रही होती है। क्योंकि एक मेमोरी स्लॉट बनी थी, वो यहां पे नहीं बनी थी, वो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम मेन से भी ऊपर आपने बना ली थी उसको, और सब उस मेमोरी स्लॉट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो ग्लोबल है, वो आउटसाइड द प्रोग्राम लॉजिक है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? वो ग्लोबल हो चुका है अब। नाउ एवरी प्रोग्राम इफ यूजेस या चेंजेस इट्स वैल्यू, ऑब्वियसली इट विल बी चेंज्ड नाउ। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? सो यहां पे रिजल्ट रखें, यहां पे आउटपुट नहीं कराना, यहां पे भी नहीं कराना, बिल्कुल इस प्रोग्राम के जब एंड प्रोसीजर हो रहा होगा वहां पे लिख लेना आउटपुट रिजल्ट, क्योंकि या तो यहां से निकलेगा या यहां से या किसी भी जगह से निकले वो, क्योंकि रिजल्ट क्या हो चुका है, अब ग्लोबल हो चुका है। तो 2 कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े, एक प्रोसीजर्स का इफेक्टिव यूज, ऑल्दो दिस वाज नॉट एन इफेक्टिव एग्जांपल बट वी लर्नड हाउ टू यूज देम। इसी तरह से जब मैं जितने भी सवाल आपको कहूंगा करने के लिए, बेशक इफेक्टिव है या नहीं है, फॉर प्रैक्टिस अपना हाथ चलाने के लिए क्या करेंगे उसको। जैसे नहीं, जब आप रोटी बनाना सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, क्या हर दफा गोल और बड़ी रोटी बनती है या छोटी छोटी मोटी साइज की बन रही होती है?
अब मिसाल के तौर पे 1 साल आप पूरा प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर उसके बाद तमाम रोटियां आपकी मर्जी से बन रही थी। इफ यू वांट टू मेक अ स्मॉलर साइज, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। इफ यू वांट टू मेक अ बिगर साइज, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपना हाथ बिठाएंगे किस चीज के ऊपर, सब रूटीन्स के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे हाथ में रवानी आए, उसी तरह जिस तरह नॉर्मली पहले सिंपल प्रोग्राम्स में आ रही थी। क्योंकि जो सिंपल प्रोग्राम्स थे वो प्रोग्रामिंग नहीं थी, ये याद रखें। अभी तक जो काम हम कर रहे थे वो प्रोग्रामिंग नहीं थी, क्योंकि प्रोग्रामिंग की है 4 पैराडाइम्स। प्रोग्रामिंग की है 4 पैराडाइम्स। एक है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इसको इंपरेटिव प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। बात समझ आ रही है? जिसमें सब रूटीन्स बनती हैं। एक को बोलते हैं इंपरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लो लेवल, और एक है डिक्लेरेटिव। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लेटर ऑन स्टडी करेंगे। एएस में पूरी की पूरी इंपरेटिव प्रोग्रामिंग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? तो ये इसलिए रखी जाती है, जितना अभी तक हमने पढ़ा फॉर लूप, व्हाइल, रिपीट, अनटिल, इफ, एल्स, व्हाटएवर स्टडी किया, पैटर्न समझे, 1D अरे 2D अरे, वो सिर्फ क्या है, दे ऑल वर कॉन्सेप्ट्स, दे ऑल वर कॉन्सेप्ट्स। तो जो एक्चुअल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमेशा मेन का कोड सबसे शॉर्ट रखा जाता है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? और मेन के अंदर से दूसरे प्रोसीजर्स को या फंक्शंस को कॉल जाती है, जिसकी नीड जिस वक्त हो सिर्फ वही चीज या वही फंक्शन सिर्फ आ रहा होता है, अदरवाइज दूसरा फंक्शन या दूसरा प्रोसीजर या दूसरा सब रूटीन का इस्तेमाल नहीं होता उसके अंदर। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, सवाल पूछे। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप बताएं मुझे, आप भी बताएं, क्या इफ के अंदर लूप्स आ सकते हैं? कब आपने देखे हैं लूप्स? आपने कब देखा है ऐसा लूप? आप बताएं, आपने देखा हुआ है ना, तो बताएं किस जगह देखा था आपने? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के अंदर जब आपने उनके कोड्स बनाए थे, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, जब आप बाइनरी ट्री कर रहे थे, जब आप लिंक लिस्ट कर रहे थे, तो आप लिखते थे इफ नल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू 0, देन नीचे व्हाइल का लूप लग जाता था बीच में जाके। ठीक है, तो हर स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर आ सकता है। जैसे प्रोसीजर के अंदर आपने एक और प्रोसीजर को कॉल की कि नहीं की? इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर के अंदर आप फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर प्रोसीजर को भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया कभी? कब किया? A2 में कब किया? रिकर्जन में किया हमने, आज ही किया, फैक्टोरियल्स वाले में। खैर देख लिया ना हालात आपने, सुबह पढ़ा है हमने, ठीक, पिछली क्लास में पढ़ा हो हालात आई। फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी कॉल जा सकती है, प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर को भी जा सकती है, फंक्शन के अंदर भी प्रोसीजर को जा सकती है, और प्रोसीजर के अंदर भी फंक्शन को जा सकती है। मतलब आजाद है कॉन्सेप्ट, जिस मर्जी को जिस मर्जी के अंदर कॉल कर ले, लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या ख्याल है? ठीक है ये बात क्या नहीं? तो आप इफ के अंदर भी रिपीटिशंस लगा सकते हैं, और रिपीटिशन के अंदर भी इफ लगता होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लगाते रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा एक बेसिक सवाल की तरफ। क्या ख्याल है? लेट्स कम टू द इज फॉर आइटम एंड क्वांटिटी, कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल परचेज बिल। कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल परचेज बिल। अब इसमें जो मेन काम है, मेन प्रोग्राम में क्या करते हैं, इनपुट लेके वैल्यूज एज पैरामीटर्स पास कर देते हैं, कोई और जगह उसको कैलकुलेट करके हमें आंसर रिटर्न करके दे दें, और हम यहाँ पे सिर्फ आउटपुट कर दें। क्या ख्याल है? यहाँ पे मेन में जस्ट क्या करें, इनपुट करें और आउटपुट करें। कैलकुलेशन यहाँ पे ना हो, कैलकुलेशन कहाँ हो, कहीं और हो। कैलकुलेशन कहाँ हो, कहीं और। अरीबा ठीक है, मुझे बताएं कैसे करें हम? डिक्लेयर करें, लेट्स डिक्लेयर प्राइस एज रियल, ठीक है, एंड क्वांटिटी एज इंटीजर, क्वांटिटी एज इंटीजर, प्राइस भी और कोमा बिल भी एज, ये लिख लें अपने पास, एज रियल, bill is equals to bill calculate
बिल कैलकुलेट, क्या क्या पास कर दूं इसमें, बल्कि इनपुट तो लिया ही कोई नहीं, इनपुट प्राइस कोमा बिल, प्राइस कोमा बिल नहीं, बिल नहीं, क्वांटिटी, और बिल इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या रखूं, क्या रख लें, टोटल बिल, फंक्शन का नाम ये रख लें, वो वेरिएबल का नाम रख लेता हूं टोटल बिल, उधर जो रिटर्न करवाएगा इसको, ठीक है। बिल कैलकुलेटर नाम रख लेते हैं, ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रख लेते हैं, बिल कैलकुलेटर। इसमें क्या क्या चीजें पास कराएंगे हम, प्राइस और क्वांटिटी पास करा देंगे, क्या पास कराएंगे, प्राइस और क्वांटिटी पास करा देंगे, ठीक हो गया। और यहां पे क्या करा देंगे हम, आउटपुट बिल करा देंगे, ठीक है, आउटपुट बिल, और यहां पे हो जाएगा एंड मेन, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाएगा अब, फंक्शन बिल कैलकुलेटर, फंक्शन बिल कैलकुलेटर, P as real and Q as integer, it returns real, it returns real, returns real, declare result as real। ये लोकल वेरिएबल है, ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। यहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू पी स्टैरिक, पी में किसकी वैल्यू पड़ी हुई है बच्चों, इसकी वैल्यू है, और क्यू में किसकी वैल्यू पड़ी है, क्वांटिटी की वैल्यू पड़ी है, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू आपस में हो जाएंगे, और यहां पे हम क्या लिख लेंगे, रिटर्न रिजल्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा, एंड फंक्शन, यहां पे क्या हो जाएगा, एंड फंक्शन, ठीक है। काम सॉल्व हो गया, ठीक है। पहली लाइन सॉल्व देखें, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, सुनना जरा, फोर्थ लाइन, फिर कौन सी लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवेंथ लाइन, एट्थ, और फिर नाइन्थ। ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं आई? पहले यहां से चले, यहां से कॉल गई किसी और के पास, उसने चीजें सॉल्व की, वैल्यू रिटर्न की, वैल्यू रिटर्न इसके पास आई, इसने बिल को दिया, और यहां पे बिल हमने आउटपुट कर दिया। एक्चुअल काम कहां हुआ, समवेयर एल्स, नॉट इन द मेन प्रोग्राम। समझ आ रही है? ठीक है। इसका पता है एक और स्कोप है, एक और स्कोप इसका क्या है, ये जो आप लोग फंक्शन और प्रोसीजर्स बनाते हैं ना, सुनना जरा, अब आपने ना, जैसे नहीं लाइब्रेरी रूटीन्स होती थी, आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी रख देते हैं उसको, बाद में कोई भी और प्रोग्राम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हैं, ऑल्दो कोड भी नहीं लिखा होगा, अपने प्रोग्राम में भी कोड नहीं लिखा हुआ है, कोड कहाँ लिखा है, कंप्यूटर में कहीं और लिख के सेव कर दिया आपने, वहां से कॉल कर रहे हैं आप, सिर्फ एक तरीका है उसका नाम लिख के बस। ये तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सामने कोड दिखा रहा हूं ना, क्या ख्याल है, कोड दिखा रहा हूं, समझ आ रही मेरी बात, क्या कर रहा हूं, इसका कोड मैं यहां पे दिखा रहा हूं। अब बहुत आगे का जो स्कोप है क्या है, जो यूनिवर्सिटीज में जाके आप सीखेंगे, आप कोड बना के ना कंप्यूटर में सेव करके रख देंगे। अब आप कोई एक काम कर रहे हैं, आपको जनरली उसका चीज चाहिए, उसका कोड चाहिए, तो आप सिर्फ उसका नाम अपने इस जगह पे आके लिख लें, तरीकाकार है उसका, इंपोर्ट करने का तरीका है। तो वो जो सब रूटीन्स है वो एज लाइब्रेरीज क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। लाइब्रेरीज यही होती है ना, प्री टेस्टेड, प्री कंपाइल्ड, एरर फ्री कोड होता है जिसको आप इंपोर्ट करते हैं रन टाइम के ऊपर, ऐसा ही है कि नहीं? आपको दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती,
लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो मेरी अपनी नीड वाली हैं, मैं उसको कोड बना के लिख दूंगा, जब भी दोबारा चाहिए होगी मैं कॉल कर लूंगा उसको। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो तो बेनिफिट लिख लें इसका। वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग मॉड्यूल्स इज दैट individual modules can be reused in other solutions. Individual modules can be reused in other solutions. Individual modules, ये advantage है, benefit है, could be used in other solutions. Therefore modules should be designed to be self-contained. Should be designed to be self-contained. Designed to be self-contained. That means they should not rely on external variables. They should not rely on, ये आइडियल बातें बता रहा हूं, ठीक है? That means they should not rely on external variables. Full stop. All variables that are required by a module, all variables that are required, full stop के बाद, that means they should not rely on external variables. That means they should not rely on external variables. That means they should not rely on external variables. लिख लिया? All variables that are required by a module should be passed to it. All variables that are required by a module should be passed to it using parameters. All variables that are required by a module should be passed to it using parameters. So एक जनरल बात यह है कि जितने भी आप जितना जो आपका मेन सब रूटीन का जो कॉन्सेप्ट है या मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है कि जो रीयूज हो सकता है। इसकी रीयूजेबिलिटी की वजह से ये इसके जो वेरिएबल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए, वो सेल्फ कंटेंट, वो किसी पर डिपेंड ना कर रहे हो, ऐसे हो जिसको कोई भी बुला सके, यानी कि जितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है ना उतने ही कॉलिंग वाले के अंदर हो और उतने ही कॉल्ड जिसको किया है उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। समझ आ रही बात है कि नहीं? या ताकि नॉट ओनली वन प्रोग्राम बट अदर सॉल्यूशंस भी यूज कर सके, जिसकी मैं आपको स्कोप बता रहा हूं कि अदर सॉल्यूशंस मतलब क्या, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखूं, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 की इसकी जरूरत पड़ जाए, इसको कॉल कर ले बस। तो ये तरीकाकार ऐसा है, ऑल्दो हमें अलाउड नहीं है फिलहाल इस तरह से करना, बिकॉज हमारा तो एक सवाल आता है, उस सवाल में हमने इलस्ट्रेट करके उसको दिखाना होता है कौन सी वैल्यूज किधर जा रही है, कहां से कैसे रिटर्न हो रही है, ठीक है? बिकॉज व्हेन वी डिस्कस अबाउट या व्हेन वी सी दोस बुक्स दे हैव नो एग्जांपल्स, दैट इज व्हाई वी विल सॉल्व द होल क्वेश्चंस यूजिंग मॉड्यूलर अप्रोच, सो दैट हमारी प्रैक्टिस क्या हो जाए, थोड़ी सी डेवलप हो जाए, ठीक है बात की नहीं?